अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। नूर बानो अभी तक सो रही थी। हमने इसे सोए रहने दिया, इसे आराम की सख्त जरूरत थी। शेरबाज ने कहा, यहाँ से हमें किस तरफ जाना चाहिए? मैंने इसे बताया कि गाइड की हिदायत के मुताबिक तो हमें दो नदियों के संगम पर जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब तो हमें मगरिब की तरफ ही चलना चाहिए क्योंकि बेंगलोर शहर इसी तरफ आएगा। शेरबाज बोला, सबसे पहले तो नूर बानो के लिए और अपने लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का इंतजाम करना होगा। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि आगे यहाँ देहात वगैरह की आबादी जरूर होगी, कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। दिन चढ़ गया था, बारिश मध्यम होते होते रुक गई थी। नूर बानो भी बेदार हो गई थी। हमने इसे भी तसल्ली दी कि खतरनाक जंगल खत्म हो गया है, आगे कोई न कोई इंसानी बस्ती जरूर होगी जहाँ से हमें बेंगलोर के लिए सवारी मिल जाएगी। वो सब शुक्र करने वाली औरत थी, खामोश बैठी रही। जब बारिश बिल्कुल रुक गई तो हम खंडर से निकले और मगरिब की तरफ एक पगडंडी पर चल पड़े। हमको 1 घंटे चलते रहे होंगे। जंगलात में घनापन खत्म हो गया था, कहीं कहीं खेत नजर आने लगे थे जो इंसानी आबादी की अलामत थे। फिर एक छोटा सा गांव आया जिसके मकान और नसवारी रंग की टीन की छतें दूर से नजर आ रही थी। गांव हमारे यहाँ के देहात जैसा नहीं था। टीन की छतों वाले टूटे फूटे मकान थे जिनके बरामदों में बच्चे खेल रहे थे। काले काले बच्चे थे जिनके सरों पर बालों की बोदियां थी और कमर के गिरथिया धागे बंधे हुए थे। 2-3 बूढ़ी औरतें सहनों में बैठी नारियल की रस्सियां बुन रही थी। एक कमजोर सा स्याफाम बूढ़ा करीब ही बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था। हमें देखकर इसने हुक्का एक तरफ रख दिया। मैंने से पूछा कि वहां से बेंगलोर शहर किस तरफ है? आंध्र प्रदेश पर चूंकि दक्कन के मुसलमान निज़ाम की हुकूमत रही थी, इसलिए यहाँ पर उर्दू बोली और समझी जाती थी। तमिलनाडु के लोगों की निस्बत आंध्र प्रदेश के लोग हिंदू नुमा उर्दू बोल लेते थे और समझ भी लेते थे। बूढ़े ने तेलुगु लहजे और शिकस्त हिंदी नुमा उर्दू में बताया कि आगे कृष्णा नदी है। इस नदी के पार मंडियाल घाट नाम का कस्बा है, वहाँ से हमें आगे जाने के लिए सवारी मिल जाएगी। इसने बताया कि बेंगलोर शहर वहाँ से सिवा 100 कोस के फासले पर है। इसका मतलब था कि हम असल रास्ते से काफ़ी दूर निकल आए थे, क्योंकि आलमगीर ने हमें बताया था कि गंधारी कबीले के गांव वाला जंगल बेंगलोर से 60-70 किलोमीटर के फासले पर है। देहाती औरतें नूर बानो के सफ़ेद रंग और रूप को हैरानी और दिलचस्पी से देख रही थी। जब इन्हें मालूम हुआ कि हम जंगल में रास्ता भूल गए थे और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, तो औरतों ने इसी वक्त हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया। हमें एक झोंपड़े के सहन में बिठा दिया गया। फिर हमारे आगे केले के चौड़े पत्तों का दस्तरखान बिछा दिया गया। हमने बड़े मज़े से नमकीन चावल बैंगन की मिर्चों वाली सब्जी के साथ खाए, पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। जाती दफ़ा हमने इन मेहमान नवाज देहातियों को कुछ रुपए देने चाहे तो इन्होंने ना लिए और कहा कि मेहमानों की खातिरदारी हमारा फ़र्ज है। हमने अपना फ़र्ज अदा किया है। हम इनको खुदा हाफिज कहकर आगे रवाना हो गए। हमने थर्मस पानी से भर ली थी। आगे आबादी शुरू होने की तवक्को थी, इसलिए राशन पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी। हम खेतों में चलते गए। इसके बाद दरिया आ गया। ये लोग दरिया को नदी कहकर पुकारते हैं, लेकिन कृष्णा दरिया ज़्यादा चौड़ा नहीं था। इस इलाके में कृष्णा और कावेरी 2 दरिया गुजरते हैं। दरिया के किनारे एक घाट बना हुआ था जहाँ से बड़ी कश्ती में मुसाफिरों को दरिया पार कराया जाता था। हमने भी कश्ती में बैठकर दरिया पार किया। दरिया की दूसरी तरफ कुछ फासले पर ताड़ी की छतरों वाली ऊंचे ऊंचे खंभों जैसे दरख्तों की कतार के नीचे एक गांव आबाद था। ये काफ़ी बड़ा गांव था। एक कश्ती बांध से पूछा कि इस गांव का नाम क्या है। इसने कहा, इसका नाम मंडियाल घाट है। हम ठीक रास्ते पर जा रहे थे। मंडियाल घाट से हम एक बैलगाड़ी में सवार होकर 20 मील के फासले पर एक बड़े कस्बे में आ गए। मैं इस कस्बे का नाम भूल गया हूँ, लेकिन इतना याद है कि वहाँ इमली के बड़े बड़े दरख्त थे और गांव के बाजार में ताड़ी की दुकानें भी थी, जिनके बाहर बैठे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग ताड़ी पी रहे थे और तेलुगु जबान में तेज तेज बातें कर रहे थे। यहाँ एक लॉरी अड्डा था। किसी ने बताया कि वहाँ से 2 मील के फासले पर रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ से बेंगलोर, अहमदाबाद, नागपुर की तरफ गाड़ियाँ आती जाती हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। हम एक बैलगाड़ी में बैठकर स्टेशन पहुँच गए। इन इलाकों में बैलगाड़ियाँ बहुत चलती हैं जो मुसाफिरों को एक गाँव से दूसरे गाँव में ले जाती हैं। मैंने तो मद्रास में भी बैलगाड़ियाँ देखी थी जिनके आगे 2 बैल जते हुए होते थे और छत सुरंग की तरह बनी हुई होती थी। मैं एक बार मद्रास शहर में ऐसी ही बैलगाड़ी में बैठकर नागपुर तक गया था, जो मद्रास का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है। बहरहाल स्टेशन पर आकर अपने इत्मीनान का सांस लिया। मालूम हुआ कि बेंगलोर जाने वाली गाड़ी दोपहर के बाद मिलेगी। हम दोपहर तक छोटे स्टेशन पर ही बैठे रहे। लोग हमारी शॉर्ट गनों को हैरानी से देखते। हमने स्टेशन मास्टर को भी यही बताया कि हम जंगल में शिकार खेलने गए थे, मौसम खराब था, इसलिए वापस बेंगलोर जा रहे हैं। वहाँ कोई पुलिस का सिपाही नहीं था, वरना अगर वो हमसे शॉर्ट गनों के लाइसेंस मांगता तो मुश्किल पेश आ सकती थी, क्योंकि हमारी जेबों में 10 बम भी थे। प्लेटफार्म पर ही हमने दोपहर का खाना भी खाया। हमारे कपड़ों की हालत बहुत खस्ता थी, मगर हमारे पास बदलने के लिए दूसरे कपड़े नहीं थे। यही सोच रखा था कि बेंगलोर पहुंचने पर ही लिबास तब्दील करेंगे। दोपहर के बाद बेंगलोर जाने वाली ट्रेन आ गई। हम इसमें सवार हो गए। आसमान पर बादल थे, बारिश रुकी हुई थी, हब्स नहीं था, हवा चल रही थी।
जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया था। गाड़ी ने हमें 3 घंटे के सफ़र के बाद बेंगलोर पहुंचाया। इस वक्त शाम हो रही थी। हमने टैक्सी पकड़ी और सीधा अपने मुजाहिद आलमगीर के मकान पर आ गए। वो हमें मकान पर ही मिल गया। हमारे साथ नूर बानो को देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो समझ गया कि यही वो कश्मीरी लड़की है जिसको जंगलियों की हलाकत खेत कैद से निकालने के लिए हम गए थे। मैंने आलमगीर से कहा, आलमगीर भाई, हमारा मिशन कामयाब रहा। अगरचे बहुत मुश्किलें रास्ते में आई हैं, लेकिन हम अपनी बहन नूर बानो को साथ लाने में कामयाब हो गए हैं। आलमगीर ने नूर बानो के सर पर हाथ रख कर कहा, खुदा का शुक्र है कि हमारी बहन वापस मिल गई है। तुम लोग साथ वाले कमरे में आ जाओ। इसने नूर बानो से कहा, नूर बहन, इस घर में कोई औरत नहीं है, लेकिन कुछ जनाना सूती साड़ियाँ सामने वाली ट्रंक में ज़रूर पड़ी है। क्या तुम साड़ी बांध लेती हो? नूर बानो ने आहिस्ता से कहा, कोशिश करूंगी। आलमगीर ने कहा, वो सामने गुसल खाना है, हम साथ वाले कमरे में बैठे हैं। हम दूसरे कमरे में आ गए। हमने आलमगीर को अपने मिशन की पूरी दास्तान सुनाई और दस्ती बम और शॉट गरेज के हवाले करते हुए कहा कि खुदा ने हमें इस मिशन में कामयाबी अता की है, वरना हमारे जिंदा वापस आने के इम्कानात बहुत कम थे। आलमगीर ने पूछा, अब तुम लोगों का आगे क्या प्रोग्राम है? मेरा मतलब है तुम लोग नूर बानो को लेकर श्रीनगर किस तरफ से रवाना होना पसंद करोगे? शेरबाज ने कहा, बरादर अजीज, हम अभी बेंगलोर में ही ठहरेंगे। आलमगीर ने कुछ ताज्जुब से पूछा, क्या कोई ख़ास काम है यहाँ? शेरबाज बोला, हाँ, बड़ा अहम काम है। हमें कर्नल वाडेकर से अपनी कश्मीरी बहन के अखबार और उसे मौत के हवाले करने का बदला लेना है। शेरबाज ने मुझे इस बारे में पहले ही बता दिया था। आलमगीर हमारी तरफ तकने लगा। मैंने कहा, इस जालिम और हट्टा कर्नल से अपनी बेइज्जती का बदला लिए बगैर हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। इसने ना सिर्फ ये कि नूर बानो को अगवा करवाया है, बल्कि इसे श्रीनगर से निकाल कर बेंगलोर ले आया और यहाँ इसने अपने आदमियों के जरिए इसे वैसी जंगलियों के हवाले कर दिया जो लोग नूर बानो को अपने देवता पर कुर्बान करने की तैयारी कर रहे थे। एक तरह से तो कर्नल वाडेकर ने नूर बानो को मौत के हवाले कर ही दिया था। मैंने शेरबाज खान की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर हम अपने आप को मौत के मुंह में डालकर नूर बानो की जान बचाने में कामयाब ना हो जाते तो नूर बानो की लाश तक भी हमें ना मिलती। हम कर्नल वाडेकर से कश्मीर की बेटे की बेइज्जती का इंतकाम लेकर मकबूजा भारतीय फौजियों को मुतनब्बा कर देना चाहते हैं कि अगर आइंदा किसी भारतीय फौजी ने ऐसी हरकत की तो इसका अंजाम भी ऐसा ही होगा जैसा कि कर्नल वाडेकर का इबरतनाक अंजाम होना है। आलमगीर बड़े गौर से हमारी बातें सुन रहा था। कहने लगा, इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये हमारे जहाद का एक हिस्सा है। इस तरह कश्मीर पर काबिल भारतीय फौजियों को कान हो जाएंगे और मुमकिन है कि आइंदा इनमें से कोई फौजी जवान या अफसर कश्मीर की किसी बेटे की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं करेगा। यही हमारा मकसद है, यही हमारा मिशन है, शेरबाज ने कहा। आलमगीर इस मिशन में भी हमारे साथ था। इसने पूछा, नूर बानो को श्रीनगर के घर कैसे पहुंचाया जाए? इसको इसके घर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, यहाँ कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं देता जिस पर भरोसा किया जा सके। आलमगीर सोच में पड़ गया। कुछ देर इसी मसले पर गौर करता रहा, फिर बोला, तुम ठीक कहते हो, मेरे पास 2 आदमी ऐसे हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन ये मामला नाजुक है। मुझे खुद ही नूर बानो को इसके ससुराल वालों के पास पहुँचाना होगा। तो फिर ऐसा है कि यहाँ से एक ट्रेन दिल्ली से होती हुई सीधी अमृतसर जाती है। ये बेंगलोर से दिन के 8:15 बजे चलती है। मैं कल ही नूर बानो के साथ लेकर निकल जाऊँगा। यहाँ वैसे भी इसका ज़्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं है। रात को हम लोग खाना खाकर ऐसे सोए कि दूसरे दिन 7 बजे आलमगीर ने ज़बरदस्ती हमें जगाया। मालूम हुआ कि नूर बानो और आलमगीर श्रीनगर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। नूर बानो ने सादा सी सूती साड़ी पहन ली थी। आलमगीर के कहने पर इसने माथे पर हिंदू औरतों वाला तिलक भी लगा लिया था। आलमगीर खद्दर के कांग्रेसी कुर्ते पजामे में था। कहने लगा, ये जम्मू कश्मीर तक के लिए एक बेहद महफूज लिबास है। अगर रास्ते में कहीं कोई खतरे वाली सूरत हाल पैदा हो गई तो मैंने छोटा पिस्तौल कुर्ते के अंदर सदरी की जेब में छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। जाने से पहले इसने मुझे और शेरबाज से कहा, तुम लोग इस दौरान मेरे जंगल वाले रेस्ट हाउस में ही रहो। मेरा तामिल मुलाजिम तुम्हें जीप में वहाँ पहुँचा देगा। जब तक मैं नूर बानो को इसके घर पहुँचा कर वापस नहीं आ जाता तुम लोग रेस्ट हाउस में ठहरोगे। मैं वापस आकर खुद तुमसे टेलीफोन पर राब्ता पैदा करूंगा। वहाँ तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस्मान बाबा को कह देना, वो सारा इंतज़ाम कर देगा। हम आलमगीर के मकान पर ही रहे। वो नूर बानो को लेकर रुखसत होने लगा तो हमने नूर बानो के सर पर हाथ रखकर इसे दुआ दी। इसने भीगी हुई आंखों से हमारा शुक्रिया अदा किया और आलमगीर के साथ मकान से निकल गई। बाहर आलमगीर की जीप मौजूद थी। ड्राइवर पहले से तैयार बैठा था। जीप नूर बानो को लेकर बेंगलोर के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुई तो हमने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि इसने हमें इस नाजुक और अहम तरीन मिशन में कामयाबी और कामरानी अता की है। 1 घंटे के बाद ड्राइवर जीप लेकर वापस आ गया। इसने बताया कि बाबूजी बहन जी को लेकर ट्रेन में बैठ गए थे और ट्रेन चल पड़ी थी। मैं प्लेटफार्म से वापस आया हूँ। हमने इससे कहा कि हमें दोपहर के बाद रेस्ट हाउस रवाना होना है। इसके बाद हम फिर सो गए। कोई 1 बजे उठकर गुसल किए, कपड़े तब्दील किए, खाना खाया। कुछ देर आराम करने के बाद ड्राइवर से कहा कि हमें रेस्ट हाउस पहुँचा दे। ड्राइवर ने जीप का तेल पानी चेक किया और हमें लेकर आलमगीर के जंगल वाले रेस्ट हाउस की जानिब रवाना हो गया। रेस्ट हाउस में उस्मान बाबा ने हमारा खैर मकदम किया।
जब हमने इसे बताया कि हमारा मिशन कामयाब रहा तो वो बहुत खुश हुआ। इससे ज़्यादा हमने इसे कुछ नहीं बताया कि हम एक ख़ास मिशन पर जा रहे हैं। अगरचे इसे मालूम था कि हमारा मिशन क्या है, लेकिन वो आदमी आलमगीर का पुराना मुलाजिम था और पाकिस्तान से मोहब्बत करता था और कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी का ज़बरदस्त वही ख्वाह था। गेस्ट हाउस में हम दोनों यानी मैं और शेरबाज खान अकेले थे। हम रात को खूब गहरी नींद सोते। दिन के वक्त थोड़ी देर टहलने के लिए रेस्ट हाउस के पीछे की तरफ निकल जाते। शाम की चाय इकट्ठे पीते, यही दुआ करते कि आलमगीर नूर बानो को लेकर श्रीनगर खैरियत से पहुंच गया हो। वो हमें श्रीनगर से फ़ोन भी नहीं कर सकता था। इसने कहा भी नहीं था कि मैं फ़ोन करूंगा क्योंकि फ़ोन रास्ते में डिटेक्ट हो सकता था। शेरबाज कहने लगा, मुझे यकीन है कि आलमगीर श्रीनगर पहुंचने के बाद फ़ोन पर इतला ज़रूर देगा और इशारों में हमें अपनी खैरियत से पहुंचने की इतला कर देगा। वो हमारा पुराना और तजर्बेकार मुजाहिद है। शेरबाज का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। तीसरे दिन रात के 11 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। इस वक्त हम जाग रहे थे और कर्नल वाडेकर से इंतकाम लेने की स्कीम पर गौर कर रहे थे। घंटी की आवाज़ सुनते ही शेरबाज ने कहा, यह आलमगीर के सिवा और कोई नहीं हो सकता। इसे जल्दी से दौड़कर रिसीवर उठाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ से आलमगीर ही बोल रहा था। मैं शेरबाज के चेहरे को देख रहा था। इसके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान के असरात थे। फ़ोन बंद करके इसने मेरी तरफ देख कर कहा, मुबारक हो भाई, नूर बानो अपने घर पहुंच गई है। मुझे वाकई बड़ी खुशी हुई। हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि इसने हमें अपनी मुहिम में सुरखुरी अता फरमाई। मैंने पूछा, यह खबर आलमगीर ने तुम्हें किस तरह बताई? शेरबाज मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, आलमगीर ने यही कहा कि तुम लोगों ने जो बेंगलोर की खास मिठाइयों को तोहफा दिया था वो मैंने शर्मा जी के घर पहुंचा दिया है। वो शुक्रिया अदा कर रहे थे। हम दोनों मुस्कुराने लगे। आलमगीर ने खुफिया इशारों में बता दिया था कि नूर बानो को इसने इसके ससुराल वालों के यहाँ पहुँचा दिया है। बेंगलोर से श्रीनगर तक का बड़ा लंबा सफ़र था। आलमगीर को 4 दिन लग गए। चौथे दिन रात को वो बेंगलोर वापस पहुंचा और इससे अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त रेस्ट हाउस में हमारे पास आ गया। कहने लगा, खुदा का शुक्र है कि नूर बानो खैरियत से घर पहुंच गई। रास्ते में किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं हुई। इसके ससुराल वाले तो खुशी से खिल उठे। नूर बानो अपने ससुर और सास के गले लगकर रोने लगी। अल्लाह ने बड़ा करम किया कि वो अपने घर खैरियत से पहुंचा दी गई। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। ये तो तुम बता ही चुके हो कि तुम्हारे कर्नल से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हो। इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कर्नल वाडेकर हेडक्वार्टर में बैठा है। ये बड़ा शहर है, फौज की छावनी भी है। तुम लोगों के रास्ते में कई मुश्किलात और रुकावटें पैदा हो सकती हैं। शेरबाज खान ने कहा, हमने तमाम मुश्किलात और रुकावटों को सामने रख कर ही फैसला किया है। तुम हमें सिर्फ ये पता करा दो कि कर्नल वाडेकर के रोज़ के मामूलात क्या हैं। वो दिन के वक्त किस वक्त मिलिट्री हेडक्वार्टर में आता है, इसकी रिहाइश किस जगह पर है, शाम के वक्त वो तफरी की गर्ज से कहाँ जाता है। जाहिर है इसकी बीवी लंदन गई हुई है, वो अकेला है और तफरी वगैरह के लिए किसी न किसी क्लब में ज़रूर जाता होगा। ये भी मालूम करना है कि इसकी रिहाइश गाह पर गार्ड्स की क्या पोजीशन है और जब भी वो घर से बाहर निकलता है तो क्या इस वक्त भी कोई फौजी बॉडीगार्ड इसके साथ होता है या नहीं। आलमगीर बड़े गौर से शेरबाज की बातें सुन रहा था। मैं भी पास बैठा था। जब शेरबाज खान ने अपनी बात ख़त्म की तो आलमगीर खिड़की में से बाहर की दरख्तों की तरफ देखने लगा। शेरबाज खान से मुखातिब होकर बोला, मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे ज़्यादा तजर्बेकार हैं। आप मैदान जंग में हैं। आप दुश्मन की फौजी कार्रवाइयों को बेहतर तौर पर समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे आपकी सलामती अदीद है और मैं आपको दुश्मन की साजिशों और उसकी ताकत के बारे में सही सूरत हाल बताना अपना फ़र्ज समझता हूँ। शेरबाज ने किस कदर उकताहट से कहा, आलमगीर